हेलो, नमस्कार दोस्तों। हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। उससे पहले जो मैं हर बारी कहता हूँ, पढ़ने के दो तरीके हैं। एक, रट के पढ़ो, जो आप शुरुआत से पढ़ते आ रहे हो। आपने बहुत सारी चीज़ पढ़े, फार्मूले, ये वो सब कुछ याद किया, लेकिन आपको कुछ भी याद नहीं, तो उस तरीके से भी चल सकते हो आप। हाँ, जब बच्चा बार बार प्रैक्टिस अभ्यास करता है तो उस तरीके से काम चल जाता है, लेकिन कन्फर्म नहीं है कि चल ही जाएगा। हाँ, लेकिन जब एक बच्चा प्रयास बहुत बार करता है तो एक दिन वो सफल हो जाता है। लेकिन अगर आप समझ के पढ़ते हो तो वो चीज़ आपको दोबारा नहीं करनी पड़ेगी, आपको उस टाइम की वैल्यू मिलेगी। जैसे भी आप एग्ज़ाम दे के आए, आपका क्लियर नहीं हुआ, तो वही चीज़ आप फिर दोबारा पढ़ोगे, वही क्वेश्चन, वही फार्मूले, वही चीज़ें फिर रटोगे, तो आपका वो जो जितना टाइम लगा था वो सारा खत्म। तो उसी प्रकार मैं कहता हूँ कि समझ के पढ़ो, थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा, बल्कि जो समय आप रट के पढ़ के एग्ज़ाम क्लियर करने में लगाओगे उससे कम समय लगेगा। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, समझना बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है। बस एक फार्मूला याद करो, काम चल का, लेकिन उस फार्मूले को समझना, उस पर क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, उनको कैसे कैसे घुमाया जा सकता है, बहुत डिफ़िकल्ट काम है, बहुत लंबा समय लगता है। इसीलिए टीचर भी हैं, वो केवल रटवाने पर ध्यान देते हैं, फार्मूला बताया उस पर अच्छे से क्वेश्चन करवाए, बस। हाँ, अगर आपको यही करना कि बस इतने के नंबर आ जाएं कि पास हो जाएं, तो रटे जाओ कुछ एक साल में, लेकिन अभ्यास और दिन रात रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी, हो जाएगा, टेंशन नहीं है। तो पहले अपना डिसीजन बना लो, रट के पढ़ना है, याद करके पढ़ना है, या फिर समझ के पढ़ना है। उस तरीके पे अड़िग रहना, फिर दूसरी तरफ जाने की सोचना ही मत, क्योंकि सारा समय बर्बाद हो जाएगा फिर वो। या तो रट के पढ़ लो, मतलब याद कर लो, या फिर अपना समझ लो, ठीक है। हाँ, तो जो मैं कहता हूँ कि हमेशा अपनी सेहत का ध्यान रखो। बच्चे सुबह से शाम तक लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं एक जगह पे। पानी पीना सबसे ज़रूरी, क्योंकि शरीर का 50 से 70% हिस्सा पानी से बना होता है। पानी नहीं पियोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, अभी नहीं तो थोड़ी उम्र बीतने के बाद होंगी। तो पानी पीते रहो, पेशाब करते रहो, शरीर को साफ रखो, स्वस्थ रहो और बढ़ते रहो, ठीक है। अभी शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, नंबर को किन किन वर्गों में बांटा गया है और क्यों बांटा गया है। देखो, नंबर सिस्टम है। हाँ, उसमें क्या आएंगे, नंबर्स। हाँ, नंबर्स किस काम आते हैं, गिनती के। तो गिनना कैसे चलेगा, अभी देखो, गिनना कैसे चलेगा। कोई भी चीज़ हम गिनेंगे तो या तो उसको कंप्लीट को गिनेंगे, पूरी चीज़ को, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसी पूरी चीज़ को गिनेंगे। या फिर उसके कुछ हिस्से को गिनेंगे, जैसे 1/2 मतलब आधा, मतलब 2 हिस्से करो और एक ले लो। 1/3 मतलब 3 हिस्से करो और एक ले लो, तो वहाँ पे फ्रैक्शन का यूज़ हो गया, और जो 1 2 3 है वो नेचुरल नंबर का यूज़ हो गया। लेकिन उससे नेगेटिव नंबर और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो वो सब पढ़ेंगे और उसी का यूज़ है। और जैसे जैसे जीवन में उनका यूज़ बढ़ता गया, चीज़ों का यूज़ होता गया, हमने नए नए नंबर्स को इंट्रोड्यूस करते गए और उनका यूज़ करते गए। अब देखते हैं कैसे कैसे नंबर्स को बांटा गया है और उन्हें अच्छे से समझेंगे, ठीक है। चल, नंबर सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, मतलब नंबर को किस किस वर्ग में बांटा गया है। हिंदी का हो तो वर्गीकरण ऑफ, वो संख्या का वर्गीकरण। देखो अभी सबसे पहले कौन से नंबर आएंगे, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। कौन से होते हैं नेचुरल प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। कौन से होते हैं नेचुरल नंबर, 1 to ∞। जैसे 1 2 3 4 5 6, हिंदी होती है प्राकृत संख्याएं, और इनका सिंबल क्या होता है, एन। मतलब जब हम यहाँ पे बहुत बार देखते हैं कि बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का सिंबल होता है कि इससे उसी के अंदर बिलोंग करते हो। बिलोंग्स टू एन, इसका मतलब क्या हुआ, नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हो नंबर, वो नंबर केवल नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याओं से ही आ सकते हैं। वो धीरे धीरे आप पढ़ोगे। नेचुरल नंबर का सिंबल क्या होता है, एन, ठीक है। 1 से लेके इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर का यूज कहाँ पे है,
1 2 3 4 5 6। अभी 2 क्वेश्चन है बच्चों वाले, लेकिन आते नहीं हैं, क्योंकि आते तो हैं, डेफिनेशन हम समझा नहीं पाते। एक है जो वो कितना है, और एक है वो क्या है। तो देखो अभी एक है वो क्या है, ये तो है सिंबल। एक क्या है, ये सिंबल। जैसे ये क्या है, ए क्या है, सिंबल। ए इसकी साउंड होगी, प्रोनाउंसिएशन होगी। जैसे ये बी की साउंड होगी, और बी का सिंबल क्या होगा, ऐसे ये करके। जैसे ए का सिंबल क्या होगा, ये ए की साउंड क्या होगी, ए। ठीक है, उसी प्रकार एक तो हिंदी में हो गया, वन इंग्लिश में हो गया, तो उसका सिंबल क्या है, ये। उसका सिंबल क्या है, ये क्या है उसका सिंबल। अब वन होता कितना है, तो वन की डेफिनेशन क्या है, कोई भी चीज़ अपने आप में पूरी, कोई भी चीज़ अपने आप में पूरी क्या है, एक। कोई भी चीज़ अपने आप में पूरी क्या है, एक। वैसे ही एक और चीज़ रख दो, 2 बन गए। वैसे ही एक और चीज़ रख दो, 3 बन गए। ऐसे ही गिनती चलेगी। चीज़ें होनी चाहिए सेम। चीज़ें क्या होनी चाहिए, सेम। तो उसी प्रकार कहते हैं कि एक इक्वल टू किसके होगा, एक। बट ये एक्चुअल में नहीं है। अब मैं कह दूँ एक पेन इक्वल टू एक पेंसिल, क्या ये होगा, एक पेन इक्वल टू एक पेंसिल, नहीं है। लेकिन एक पेन का प्राइस इक्वल टू एक पेंसिल के प्राइस के बराबर हो सकता है। पेन का प्राइस और एक पेंसिल का प्राइस, दोनों को प्राइस हो सकता है 5 रुपये हो, तो एक पेन का प्राइस एक पेंसिल के प्राइस के बराबर हो सकता है। लेकिन एक पेन एक पेंसिल के बराबर नहीं है। लेकिन एक बराबर एक हम पढ़ते हैं, हमेशा देखते हैं, तो क्यों होता है ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब जो लिख रखा है एक, ये क्या होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू। जो हमें दिख रहा है सामने वो एक बराबर है एक हुआ, तो हम न्यूमेरिकल वैल्यू पे ही काम करते हैं। क्योंकि गिनती में जो हमारी स्टेटमेंट दी होगी वो चीज़ें सेम ही होगी, सेम नहीं होगी तो इक्वल टू नहीं होगा। नेचुरल नंबर क्या होगी, एक से लेके इन्फिनिटी तक। अब इन्हीं में जीरो ऐड कर दो, क्या बन गए वो, होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। इसमें क्या ऐड कर दो, जीरो। जीरो टू इन्फिनिटी क्या हो गए, होल नंबर। नेचुरल नंबर क्या हो गए, 1 टू इन्फिनिटी, कंप्लीट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का पूर्ण रूप। जैसे 1 2 3 4, उसमें कोई भी फ्रैक्चर या पार्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी हिस्सा नहीं होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए वो चीज़। ठीक है, फिर क्या आ गए, इंटीजर्स। फिर क्या आ गए, इंटीजर्स। इंटीजर्स को हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। होल नंबर का या तो डब्लू या फिर एन के साथ जीरो, मतलब N0, ये इसका सिंबल होता है। इंटीजर का सिंबल क्या होता है, जेड। अब इंटीजर का जेड कैसे हो गया, ये ग्रीक वर्ड होता है जेलम, जिसका मतलब होता है टू काउंट, मतलब गिनना। तो गिनने के लिए क्या यूज होता है, माइनस और प्लस के दोनों यूज होते हैं। तो इसमें क्या आ गया, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, सारे नंबर आके जो कंप्लीट है। जैसे -1 -2 -3, कंप्लीट पार्ट इसमें भी नहीं आया। ठीक है, अभी ये क्या हो गए, नेगेटिव नंबर। ये क्या हो गए, पॉजिटिव नंबर। ये क्या हो गया, जीरो। तो नेगेटिव प्लस जीरो प्लस पॉजिटिव क्या बनाते हैं, इंटीजर पूर्णांक। नेगेटिव प्लस पॉजिटिव और प्लस में जीरो। अब प्लस में जीरो क्यों कहा, क्योंकि जीरो ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। इसको थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे अभी। देखो 3 नंबर पढ़ लिए हमने, क्या, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक। अभी देखो इसको कैटेगरी में बांटेंगे, आगे बांटते हैं। पहला क्या है, नेचुरल नंबर। फिर क्या है, इंटीजर्स, प्राकृत संख्या और पूर्णांक। अभी देखो आपने 4 कैटेगरी पढ़ी हैं, प्राइम एंड कंपोजिट, भाज्य और अभाज्य। ये भाज्य संख्याएं और ये क्या होगी, अभाज्य संख्याएं। इवन एंड ओड नंबर, सम व विषम संख्या। ठीक है, अभी देखो
सम संख्याएं कौन सी होती हैं? वो संख्याएं जो 2 से भाग होती हैं। 2 से भाग होती है मतलब उसके अंदर 2 तो होगा ही, तो 2n क्या लिख देते हैं, 2 इंटू एन, इस फॉर्म में होगा। n क्या होता है यहाँ पे, कोई भी वेरिएबल, n की जगह कुछ भी रखो, 1 2 3 4 -1 -2 -4 कुछ भी रखो, n की जगह कोई नंबर आ जाएगा। तो ये वेरिएबल फॉर्म में क्या होगा, 2n, मतलब 2 से भाग होगा। अगर इसको 2 से भाग करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो मतलब कोई भी नंबर ऐसी फॉर्म में हो 2 से कट ही जाएगा। ओड नंबर किस फॉर्म में होंगे, 2n + -1। 2 से भाग होके या तो कोई संख्या 2 से भाग हो जाएगी, मतलब 0 रिमाइंडर आएगा, या फिर 1 रिमाइंडर आएगा। तो 2n + -1, 0 रिमाइंडर तो मतलब वो भाग हो रहा है, और वरना क्या आएगा, +1। और माइनस रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, उस संख्या में से वो जो रिमाइंडर आ रहा है वो घटा दो, वो माइनस का हो गया। जैसे अगर 7 को मैं 2 रिमाइंडर दे रहा है, 7 से कोई संख्या भाग होके 2 रिमाइंडर दे रही है, तो या फिर ये कह लो कि रिमाइंडर कितना होगा, -5। वो थोड़ा आगे पढ़ेंगे जब हम डिविजिबिलिटी रूल्स को पढ़ेंगे, वहाँ पे देखेंगे। तो ओड नंबर की फॉर्म क्या होगी, 2n + -1। अब ओड नंबर कौन से, जो 2 से भाग नहीं होते, वो सारे नंबर क्या हो गए, ओड। प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं कौन सी, जिसके केवल 2 फैक्टर हो। फैक्टर मतलब गुणनखंड। तो फैक्टर मतलब गुणनखंड। फैक्टर कौन सी, 6 के फैक्टर क्या होंगे, जिससे वो भाग होता है। गुणनखंड क्या होता है, जो संख्या उसको पूर्ण भाग करती है। तो 6 को कौन कौन भाग करता है, 1 2 3 और 6। तो ये चारों क्या है इसके फैक्टर, चारों क्या है इसके फैक्टर। तो ऐसी संख्या जिसके कितने फैक्टर हो, 2 फैक्टर, वो क्या हो गई, प्राइम नंबर। ऐसी संख्या जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, ऐसी संख्या जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, क्या हो गई, कंपोजिट भाज्य संख्या। और ऐसे फैक्टर, ऐसे नंबर जिनके केवल एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो, वो क्या हो गई, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। समझ में आ गया। इनकी डेफिनेशन से आप कोई भी आंसर का जवाब दे सकते हो, कोई भी आंसर का, किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो आप इनकी डेफिनेशन से। जैसे अगर मैं अभी नंबर देता हूँ, -3 -2 -1 0 1 2 3। अभी ये बताना है इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य है और कौन सी संख्या भाज्य है। तो -3 किस से भाग होगी, देखो 1 से भाग हो रही है, -1 से हो रही है, -3 से हो रही है। तो -3 क्या हो गया, एक प्राइम नंबर। -3 क्या हो गया, एक प्राइम नंबर। उसी प्रकार -2 से हो रहा है, -1 से हो रहा है, 1 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, तो ये भी क्या हो गया, सॉरी 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गया तो क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। उसी प्रकार -2 भी क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। -1 किससे हो रहा है, -1 से और 1 से, 2 ही फैक्टर हुए, तो ये क्या हो गया, प्राइम नंबर। 0 को किसी भी संख्या से भाग करो, जैसे 0/2 कर दूँ मैं, आंसर क्या आएगा, 0, तो भाग हो रहा है। 0/5 करूँ तो 0, भाग हो रहा है। तो 0 किसी भी संख्या से भाग होता है, किसको छोड़ के, 0 को। 0/0 अनडिफाइंड फॉर्म होती है, तो 0/0 नहीं होना चाहिए। उसके अलावा 0 किसी भी संख्या से भाग होता है, ठीक है। तो 0 के तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, तो 0 क्या होगा, एक कंपोजिट नंबर। बट परंतु किंतु ये चारों नंबर ना ही कंपोजिट होते हैं, ना ही प्राइम होते हैं, ना ही कंपोजिट होते, ना ही प्राइम होते, ना ही भाज्य ना अभाज्य। ऐसा क्यों है, अब जो मैंने बताया था नंबर्स की जरूरत पड़ी, उस हिसाब से हमने नंबर्स को कैटेगरी में डिवाइड किया। तो ये किसके पार्ट हैं, नेचुरल नंबर के। किसके पार्ट हैं ये, नेचुरल नंबर के। मतलब एक नेचुरल नंबर को किस में बांट दिया, प्राइम और कंपोजिट में। या फिर ये कह लो एक प्राइम और कंपोजिट नंबर भाज्य है, भाज्य किसका भाग है, नेचुरल नंबर का। तो एक नेचुरल नंबर ही प्राइम और कंपोजिट हो सकता है, या फिर प्राइम और कंपोजिट एक नेचुरल नंबर ही होंगे, तो उसके अलावा नहीं होंगे। तो ये क्या है, इंटीजर है। तो ये होल नंबर है, इंटीजर, नेचुरल नंबर के पार्ट नहीं है। तो इनमें से कोई भी ना भाज्य है ना अभाज्य है। अकेला 0 0 ऐसा नहीं है जो ना भाज्य है ना भाज्य। ये चारों नंबर या फिर माइनस कोई भी नंबर ना भाज्य है ना अभाज्य है। पता लग गया क्यों हमने कैटेगरी में किस में डिवाइड किया, प्राइम और कंपोजिट को, नेचुरल नंबर में।
ठीक है। अभी बात आई किस पे, एक, दो और तीन पे। अब बताओ एक भाज्य है या अभाज्य है? मैंने क्या बताया, भाज्य संख्या हो जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हो, अभाज्य संख्या हो जिसके कम से कम जिसके एग्जैक्टली दो फैक्टर हो, जिसके एग्जैक्टली दो फैक्टर, वो क्या होगी, अभाज्य संख्या। तो एक के कितने फैक्टर हैं, एक किससे भाग होता है, एक से, इसके अलावा किसी नंबर से नहीं। तो एक के कितने फैक्टर हैं, केवल एक ही है। तो ना ये भाज्य है ना ही ये अभाज्य है। तो एक ना भाज्य ना अभाज्य, क्यों, इसके दो ही फैक्टर नहीं है, दो नहीं है तो प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या नहीं है, और दो से ज़्यादा नहीं है तो कंपोजिट भाज्य तो होनी ही नहीं है। ठीक है। अब फिर क्या आ गया, दो। तो दो क्या है, दो के फैक्टर एक और दो, तो दो क्या होगा, एक प्राइम नंबर। वैसे तीन क्या होगा, एक प्राइम नंबर। चार क्या होगा, एक कंपोजिट नंबर, क्यों, एक, दो और चार तीनों से भाग होता है। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होगा, चार। और ये सबसे छोटा नंबर है, सबसे छोटा इवन कंपोजिट नंबर भी क्या है, चार। अभी पूछा गया था सबसे छोटा ओड कंपोजिट नंबर क्या होगा, सबसे छोटा ओड कंपोजिट नंबर क्या होगा। तो देखो 5 और 7 बचा ओड, तो वो दोनों क्या है, प्राइम। तो सबसे छोटा ओड कंपोजिट नंबर क्या है, 9। सबसे छोटा ओड कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या कौन सी है, 9। अभी पता लग गया माइनस के क्यों नहीं होते, सबसे छोटे क्यों होते हैं। और अगर आपने पहले पढ़े हैं, नहीं पढ़े तो अभी क्लियरिटी हो ही जाएगी, आगे किसी से दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी किस पे आगे, इवन और ओड पे। तो अभी इवन और ओड समझ लो, इवन और ओड किसका पार्ट है, इंटीजर पूर्णांक का। इवन ओड किसका पार्ट है, इंटीजर का और पूर्णांक का। तो इसमें माइनस वाले भी इंक्लूड हो जाएंगे। तो अभी हमें बस ये देखना कि संख्या दो से भाग हो रही या नहीं हो रही। तीन दो से भाग नहीं है तो क्या हो गया, विषम संख्या होगी। दो हो रहा है तो दो क्या हो गया, इवन। एक हो रहा है नहीं तो ओड होगी। जीरो हो रहा है, जीरो तो हर एक संख्या से भाग होता है जीरो को छोड़ के, तो जीरो क्या हो गया, इवन। माइनस एक क्या हो गया, ओड। माइनस दो क्या हो गया, इवन। माइनस तीन क्या हो गया, ओड। तो अभी क्या पता लगे आपको, इंटीजर के बारे में क्या पता लगा कि उनमें से या तो एक इवन होगा या फिर एक ओड होगा या फिर एक इवन नंबर होगा। कोई भी नंबर हो या तो ओड होगा या इवन होगा। तो इंटीजर किससे मिलकर बना है, इवन प्लस ओड, इवन प्लस ओड। लेकिन नेचुरल के बारे में ये नहीं कह सकते हम भाज्य और भाज्य से ही मिलकर बना है, क्योंकि माइनस एक, सॉरी, एक है जो न भाज्य न भाज्य। या हम ये कह सकते हैं जो नेचुरल नंबर वो क्या है, सारे प्राइम नंबर्स प्लस में कंपोजिट नंबर्स प्लस में वन, तीनों से मिलकर बना है। ये किनसे मिलकर बना है, इंटीजर इवन प्लस में ओड। अभी इंटीजर में हमने एक बात पढ़ी थी, नेगेटिव नंबर्स प्लस जीरो प्लस नेगेटिव प्लस पॉजिटिव नंबर, तीनों से मिलकर क्या बना है, इंटीजर। तीनों से मिलकर क्या बना है, इंटीजर। अब नेगेटिव पॉजिटिव जीरो क्यों नहीं होता, अभी देखो दो नंबर्स हैं उनके साथ हम क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस गुणा और भाग। उसके अलावा हम दो नंबर्स के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। अभी आप ये कहो कि स्क्वायर रूट या फैक्टोरियल कोई भी ऐसे ऑपरेशन लगाओगे, उसका मतलब यह करना क्या है, स्क्वायर करना क्या है, गुणा या भाग, ऐसा ही कुछ करना है बस, उसके अलावा और कुछ नहीं करना। ठीक है। तो दो नंबर के साथ क्या कर सकते हो, प्लस माइनस गुणा और भाग। अब मैंने एक नंबर लिख दिया 5, इसमें मैं ऐसा करता हूँ प्लस जीरो का ऐड करता हूँ, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। माइनस जीरो को ऐड करता हूँ तो तब भी कोई फर्क नहीं। प्लस जीरो को माइनस करता हूँ तो प्लस जीरो को माइनस जीरो को ऐड माइनस करता हूँ तो तब भी कोई फर्क नहीं। प्लस जीरो या फिर माइनस जीरो किसी से भी गुणा करता हूँ कोई फर्क पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा। भाग करता हूँ, भाग हम कर ही नहीं सकते जीरो से, तो किसी भी ऑपरेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता प्लस माइनस से। तो जीरो क्या है, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, इनमें से कुछ भी नहीं। ठीक है। तो चलो अभी क्या बचे, जो मेन चीज़ आ गई, वैसे तो सब कुछ मेन है, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या सबसे ज़रूरी
और सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली चीज़, प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्या, ठीक है। और वो एक चीज़ तो रहेगी, जो अकेला इवन प्राइम नंबर वो क्या है, 2। अब वो अकेला क्यों है, उससे अगला ले लेते हैं, चलो 4। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर था ना, और अकेला ये इवन भी है, और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है, सबसे छोटा इवन एंड कंपोजिट नंबर क्या है, 4। अभी 4 क्या होगा, कैसे, कोई भी नंबर 1 से और खुद से तो भाग होता ही है, 1 से और खुद से तो भाग होता ही है। इसके अलावा ये किससे भाग होगा, 2 से। कोई भी इवन नंबर 2 से भाग होगा, समझ में आया। कोई भी संख्या खुद से और 1 से तो भाग होगी ही, और उसके अलावा कोई भी इवन नंबर 2 से भाग होगा ही। तो 2 के अलावा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो खुद से, 1 से और 2 से भागना होता हो, तो वो क्या हो गए, कंपोजिट नंबर। ये क्या बच गया, प्राइम नंबर। अभी देखो, प्राइम नंबर में पूछा जाता है बहुत कुछ। अभी सबसे पहले क्या है, प्राइम नंबर की लाइन क्या है, 2 3 5 7, ऐसे चलते चलते, ठीक है। अब प्राइम नंबर की फॉर्म क्या होगी, 6m + -1 क्या होगी, जैसे वो 2n था, 2n + -1 था, सम और विषम संख्या है, तो ये क्या होगा, 6m + -1, 6m + -1। अब ऐसा क्यों होता है, देखो, अगर आप 6 से भाग करोगे एक नंबर को, रिमाइंडर क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 3 4 5 और 6 नहीं तो 0, 6 कर लो या फिर 0 कर लो, रिमाइंडर ये आ सकते हैं। 6 से भागो के रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर, मतलब 6 से भाग हो रहा है। 6 से भागो के रिमाइंडर अगर 2 आ गया, तो इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, तो वो संख्या 2 से भागोगी हो गई, तो 2 भी क्या हो गया, कट गया। अगर +3 होगा, 6 से भागोगे, 3 रिमाइंडर दे रहा है, +3 हो गया, तो 3 कॉमन आ गया, 3 से भागोगे। 6 से भागोगे, 4 रिमाइंडर देगा, तो 2 फिर कॉमन आ गया, तो मतलब वो संख्या 2 से भाग हो रही है, तो प्राइम हो ही नहीं सकती। तो 6 से भागोगे, 1 रिमाइंडर दे रहा है, वो संख्या 6 से भागोगे 5 रिमाइंडर दे रही है, वो संख्या। और अभी मैंने बताया था, नेगेटिव में रिमाइंडर लेना हो तो क्या होगा, +5 ले लो, या फिर 6 - 5 क्या होगा, -1। माइनस का रिमाइंडर लेना हो तो उस संख्या में से वो घटाओ और माइनस लगा दो, तो फॉर्म क्या हुई, 6m + -1, या फिर 6m +-1। तो मतलब या तो 1 रिमाइंडर होगा या -1। -1 का मतलब क्या है, 5 रिमाइंडर होगा, ठीक है। हाँ, अभी इससे आगे क्या पूछोगे, समझोगे, आप 6 की बजाय किसी और नंबर से भी देख सकते हो। चलो देखते हैं, 9 से देखते हैं कि 9m कि किस फॉर्म में होगा, ठीक है। m की बजाय यहाँ पे k लिख लो, कुछ भी लिख लो, ये बात होती है फॉर्म की, ठीक है। 9 से देखो क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 0 का मतलब तो भाग हो गए। तो इसमें से कॉमन क्या, 9 में और 3 में कॉमन आएगा, 9 में और 6 में कॉमन आएगा। तो 9 में क्या क्या फॉर्म हो सकती है, 9m + 1, 9m + 2, 9m + 4, 9m + 5, 9m + 7 या फिर -2 कह लो, 9m + 8 या फिर -1 कह लो। तो बहुत सारी फॉर्म बन गई। 6 में क्या होगा, +-1, छोटी ही फॉर्म बनी, प्राइम नंबर के बारे में पता लग गया। सेकंड चीज, मैथ में सीधा तो अभी पूछता ही है, उल्टा बहुत ज़्यादा पूछता है। कहता है कि 6m + -1 फॉर्म होगी प्राइम नंबर की, तो क्या जिस नंबर की फॉर्म 6m + -1 होगी, क्या वो प्राइम ही होगा, 6m + -1 होगी, क्या वो प्राइम ही होगा। तो उल्टा ट्रू नहीं है, इसका विपरीत वाइस वर्सा, कन्वर्स ट्रू नहीं है। क्यों, देखो, सबसे पहला नंबर तो एक ही हो गया, 25 है, 25 क्या होगा, 6 × 4 + 1। देखो 6m + 1 की फॉर्म में है, लेकिन एक कंपोजिट भाज्य संख्या है। अगर और देखना तो आप m की जगह 2 3 4 5 ऐसे करके देखते रहो, कंपोजिट बीच बीच में निकलते रहेंगे, ठीक है। अभी देखो, इस पेयर को याद रखना, क्या है, 3 5 7। अभी अकेला इवन तो ये है, तो ओड ही बचे, तो कंजिक्यूटिव ओड या फिर कंजिक्यूटिव कल या फिर कंजिक्यूटिव ओड पेयर ऑफ, जिसके बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का। डिफरेंस कितना है, 2 का। तो कंजिक्यूटिव पेयर ऑफ
3 numbers consecutive pair of odd numbers of 3 numbers। अकेला क्या है जो कि प्राइम है, 3, 5 और 7। ये अकेला पेयर है कंजिक्यूटिव ओड नंबर्स का जो कि प्राइम नंबर्स भी है। अब ये अकेला ही क्यों है, इसके अलावा और भी तो हो सकते हैं। प्राइम नंबर्स तो अनंत तक है, तो अनंत तक कुछ भी चल सकता है। देखो ये अकेला क्यों है। हमने फॉर्म क्या पढ़ी, 6m + -1। तो देखो अभी जो 6m + -1 फॉर्म है किन की होगी। देखो 3 तो इस फॉर्म में नहीं है, 5 भी इस फॉर्म में, हाँ 5 इस फॉर्म में है। तो कौन से नंबर से होगी, 3 से ऊपर होने चाहिए। कोई भी प्राइम नंबर जो 3 से बड़ा है किस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में। कोई भी प्राइम नंबर जो 3 से बड़ा है, तो मतलब 2, 3 इस कैटेगरी में नहीं आते। अगर कभी आपको चेक करना हो तो आप 6m + -1 फॉर्म लिख के करो, लेकिन उसके साथ आपको 2 और 3 को चेक करना पड़ेगा। क्यों, 2 और 3 इस फॉर्म में नहीं है, 2 और 3 इस फॉर्म में नहीं है। ठीक है। अब ये अकेला पेयर क्यों है, अकेला पेयर क्यों है, देखो अगर ये मान लो 3 से बड़ा है कोई नंबर, तो किस फॉर्म में होगा, 6m + -1 की। तो कोई नंबर, पहला नंबर मान लो 6m + 1 की फॉर्म में है, तो अगला ओड नंबर क्या होगा, 6m + 3, 6m + 3। तो इसमें 3 कॉमन आ गया, तो 3 से भाग हो रहा है ये, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, प्राइम नंबर आया ही नहीं। अभी ये मान लो पहला नंबर 6m + 5 था, या फिर 6m - 1 कर लो, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 6m - 1, फिर क्या होगा अगला नंबर, +2, तो 6m + 1। फिर क्या होगा अगला नंबर, 6m + 3, फिर वही आ गया, 3 से भाग होगा। तो इसके अलावा इससे आगे ऐसा कोई पेयर नहीं है जो उनमें बीच में एक कंपोजिट नंबर ना हो। ठीक है, हाँ। अब एक बात पूछी जाती है कि कोई नंबर दे दिया भाई 57 या फिर 1001, ये बताओ ये प्राइम है या नहीं है। तो इसको चेक कैसे करें, इसके लिए चेक क्या करना है, ये 57 किसके स्क्वायर के नज़दीक है, 8 का कितना होगा, 64। ठीक है, तो 8 से नीचे देख लो, 7 का तो 49 हो गया, इससे छोटा हो गया। तो 8 से नीचे, 8 का स्क्वायर क्या है, 64 है। तो 8 से नीचे जो भी प्राइम नंबर है, 8 से नीचे जो भी प्राइम नंबर है, 2, 3, 5, 7 है, उससे देख लो ये भाग हो रहा है या नहीं। अगर उनसे ये भाग नहीं हो रहा तो एक प्राइम नंबर है, अगर भाग हो रहा है तो एक भाज्य संख्या है। क्या पता लगा, ये देख लो किसके स्क्वायर के नज़दीक है। हाँ, तो उस नंबर के रूट, मतलब 8 है, 64 का रूट 8 हो गया, तो उस नंबर के रूट से नीचे के जो भी प्राइम नंबर्स है, अगर वो संख्या उनसे भाग हो रही है तो भाज्य है, नहीं हो रही तो अभाज्य है। अब ऐसा क्यों होता है, देखो हमने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए चीज़ों को सीखना शुरू किया है, इसलिए हम ऐसे चीज़ें करते हैं। क्यों, देखो ये मान लो एक भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है, n है, क्या है, n है। तो अब मैंने कहा कि ये कोई नंबर k था, k के स्क्वायर में +1। चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, आपको ऐसे ना समझ में आए तो। भाई 103 है, क्या नंबर 103 है, तो क्या है 10 का स्क्वायर, क्या हो गया 100। तो हम 11 के स्क्वायर से नीचे देखेंगे, 11 के स्क्वायर से नीचे की सारी संख्या देखेंगे, अभाज्य संख्या जिनसे भाग होता है या नहीं। ठीक है, अब ऐसा क्यों करेंगे, देखो 11 का स्क्वायर क्या होगा, 121। 11 का स्क्वायर क्या होगा, 121। तो 11 से नीचे देखूंगा मैं, अगर ये संख्या 10 से भाग, 10 से नहीं, अभाज्य संख्या देखनी है 9, तो 2, 3, 5 और 7 बची। अगर ये संख्या 7 से भाग होती होगी तो 7 से भाग होके क्या नंबर आएगा, 11 से बड़ा ही नंबर आएगा। क्यों, जब 11 गुणा 11 121 होता है। अगर मैं 120 ले लूँ, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर मैं 120 ले लूँ, अब जब देखो 11 गुणा 11 क्या होगा, 121।
तो अगर ये नंबर 11 से छोटा है तो इससे भागो कि क्या होगा, एक नंबर 11 से बड़ा जाएगा। तो अगर मैं ये देखूं कि अगला नंबर क्या है, 11 से बड़ा है, उससे भाग करूंगा तो नंबर तो उससे छोटा ही आएगा, नंबर तो उससे छोटा ही आएगा। तो अगर मैं इस नंबर से भाग करूँ तो बड़ा नंबर कुछ भी आता रहे, दो नंबर्स की गुणा से ही बना है, दो नंबर्स की गुणा से ही बना है। अगर मैं एक नंबर को 11 मानता हूँ, दूसरे को 11, तो 11 11 से 121 जाएगा। अगर मैं एक नंबर को 11 से कम लेता हूँ तो दूसरा नंबर 11 से ऊपर जाएगा। मैं ऊपर वाले नंबर को चेक ही क्यों करूँगा जब मुझे नीचे वाले नंबर का पता है। जैसे 120 है, ये क्या होगा, 6 × 20 होगा। तो एक नंबर अगर 11 से कम आ गया 6, तो बड़ा नंबर क्या जाएगा, 20। दो नंबर की गुणा से बना है, तो एक नंबर 11 से कम आ गया तो दूसरा नंबर क्या जाएगा, 11 से ऊपर। मैं इस नंबर को क्यों चेक करूंगा, जब मेरे पास छोटा नंबर आ जाएगा तो मुझे बड़े नंबर को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो बस इसीलिए क्या करते हैं, ये चेक करते हैं उनसे नीचे वाले नंबर को, उसके स्क्वायर रूट से। जैसे 121 देख लिया, 11 से नीचे जितने प्राइम नंबर्स हैं उनसे चेक कर लो क्या बनेगा। तो बड़ा नंबर है जो, वो तो हमें चाहिए नहीं, क्योंकि वो मतलब अगर इनसे भाग होगा तो बड़ा नंबर अपने आप आ जाएगा भागो के। अगर भाग नहीं होता तो प्राइम नंबर है, जब इन छोटे नंबर से भाग नहीं होता तो ऊपर वाले बड़े नंबर से, मतलब उसके दो फैक्टर ही नहीं है, तो हमें पता लग जाएगा। पता लग गया, हम स्क्वायर रूट से नीचे क्यों चेक करते हैं। ठीक है, ओके। अभी मेन चीज एक और रह गई जो पूछी जाती है, हाँ, अभी आपको एक चीज प्रॉब्लम दे सकती है समय बीतने के बाद कि सर हम केवल प्राइम नंबर को ही क्यों देखते, कंपोजिट को क्यों देखते, 2 3 5 7 इन्हीं को क्यों देखा, किसी कंपोजिट नंबर को क्यों नहीं देखा, 10 को क्यों नहीं देखा। कंपोजिट नंबर होता है तो प्राइम नंबर्स का गुणा करके, मैंने कहा था ना प्राइम नंबर सबसे मेन क्यों है, प्राइम नंबर की गुणा से ही तो कंपोजिट नंबर बना है। कंपोजिट नंबर क्यों है, क्योंकि 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो किसी 2 नंबर की गुणा या 4 नंबर या 20 नंबर की गुणा से ही तो बना होगा। जैसे 10 है, क्या होगा, 2 × 5, तो ये हमारे पास है ही नहीं, प्राइम नंबर से की गुणा से ही बना, और प्राइम नंबर ही हम चेक कर रहे हैं, तो कंपोजिट को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो कैलकुलेशन जितनी छोटी हो सके हमारी समझ के साथ हमने उतना छोटा कर दिया। अब एक मेन चीज पूछी जाती है जिसको आप चाहकर भी अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन आता है और बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी, वो होती है 15। 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, वो कितनी होती है, 10। अभाज्य संख्या क्या, जिनके केवल 2 फैक्टर हो। तो अगर हम चेक करने लग जाएंगे तो कितनी मिलेंगी, 1 से 50 तक 15, 50 से 100 तक कितनी, 10। तो 1 से 100 तक कितनी होगी, 25। इन तीनों नंबरों को याद रखना, 1 से 50 तक 15, 50 से 100 तक 10, और 1 से 100 तक कितनी होगी, 25। अभी एक चीज़ और आपके लिए काम की है, क्या, कौन सी संख्या है वो। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है, प्रैक्टिस के साथ आपने इतना बड़ा मैथ करना है, तो ये तो बस बहुत छोटी चीज़ें हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि इतना कुछ क्यों याद करें, क्या है वो है, ये चीज़ें बहुत ही छोटी लगेंगी आपको जब आप प्रैक्टिस कर लोगे बार बार, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो हमेशा की तरह वैसे लगेंगी बहुत बड़ी हैं। ठीक है, तो नंबर्स देखो क्या होंगे, लिख देता हूँ मैं, पेन से लिख देता हूँ, पेन से लिख देता हूँ, क्या, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 29 या 87 होते हैं, इसमें बचड़ोगे 87 या 89 तो कितना होता है, 89। फिर क्या होता है, 97। देख लो अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15। 1 से 50 तक कितनी होगी? 15। 1 से 50 तक 15। अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 50 से 100 तक कितनी होगी? 10। 50 से 100 तक कितनी होगी? 10। और ये देखो 90 से 100 तक क्या आया? अकेला स्थान में ही आया। 50 से 60 तक 2 नंबर आए, 60 से 70 तक 2, 70 से 80 तक 3 आ गए, 80 से 90 तक 2 और 90 से 100 तक 1 ही नंबर आया। आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, ये सारे नंबर हैं, बस प्रैक्टिस करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, अभी मुझे जो करना है आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि हर बार एसएससी नई चीज़ पूछता है, तो आने वाले एग्जाम के लिए एक सीक्वेंस याद रखना जो कि बहुत काम का लगता है मेरे को। 1 से 100 तक, ऐसे ही 100 से 200 तक, 200 से 300 तक, ऐसे ही चलते चलते 900 से 1000 तक कितने प्राइम नंबर्स होंगे, तो सीक्वेंस याद रखना। ठीक है, 25 21 16 16। तो 1 से 100 तक 25, 100 से 200 तक 21, 200 से 300 तक 16, 300 से 400 तक 16। ये सीक्वेंस हो गया। अब इसके बाद क्या? 17 14 16 14 15 14। तो मतलब अब 400 से 500 तक कितनी? 500 से 600 तक कितनी? 600 से 700 तक कितनी? 16। 700 से 800 तक 14। 800 से 900 तक 15। 900 से 1000 तक 14। ठीक है, सीक्वेंस क्या हो गया? 25 21 16 16, 17 14 16 14 15 14। बस यहाँ पे आपका प्राइम नंबर का सब कुछ कंप्लीट हो गया। प्राइम नंबर में अब कुछ नहीं बचा, आप आसानी से निकाल सकते हो जो भी चीज़ पूछे आपसे। ठीक है, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं थी, लेकिन अगर यही चीज़ नहीं पता हो छोटी छोटी तो बहुत प्रॉब्लम आती है। वहाँ पे बस आप 1000 क्वेश्चन करते हो, यहाँ पे 1000 की बजाय 800 क्वेश्चन कर लो, और उन 200 क्वेश्चनों की बजाय ये थोड़ा सा पढ़ लो, सीख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका दिमाग डेवलप होगा और आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। देखो भी बस वही चीज़ लिखी है मैंने, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स है, उसमें क्या आएंगे? शुरुआत में नेचुरल नंबर, किससे? 1 से इन्फिनिटी तक। फिर होल नंबर पूर्ण संख्या है, वो क्या होंगे? 0 से इन्फिनिटी तक। इंटीजर क्या होंगे? जो नेचुरल नंबर का प्लस माइनस एन, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो कि नेचुरल नंबर के प्लस माइनस एन में, इसमें प्लस 0 कर लेना, इंटीजर में होता है ना। हाँ, तो पूर्णांक क्या होंगे? फिर आते हैं रैशनल नंबर या फिर फ्रैक्शन कह लो, फिर आगे इरेशनल नंबर, फिर रियल नंबर, फिर इमेजिनरी, फिर कम्प्लेक्स। अभी इसको आगे चलते चलते पढ़ेंगे। ठीक है, इरेशनल नंबर को क्यू से दर्शाते हैं या फिर क्यू प्राइम कह लो, रैशनल नंबर को क्यू से दर्शाते हैं, ये क्यू डैश को, इरेशनल को क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, रियल को आर से, इमेजिनरी को आई से, इसको आयोटा कहते हैं, कम्प्लेक्स को सी से। कम्प्लेक्स होता है मिश्रित, इमेजिनरी काल्पनिक, रियल वास्तविक संख्या। ये इरेशनल है प्रीमेय, रैशनल परिमेय संख्या। ठीक है, अभी नेचुरल नंबर के बारे में क्या क्या पढ़ा हमने? नेचुरल नंबर में कौन कौन आते हैं? प्राइम नंबर, इसके एग्जैक्टली 2 फैक्टरों। कंपोजिट नंबर क्या आएंगे? एटलीस्ट 3 फैक्टरों, मतलब जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टरों प्राइम नंबर। कंपोजिट क्या होगा? जिसके एटलीस्ट 3 फैक्टरों। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, पता लग गया क्यों? क्योंकि इसके 2 ही फैक्टर नहीं है। 0 and -2 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट बिकॉज नॉट ए नेचुरल नंबर। अब प्राइम नंबर 6m प्लस माइनस की फॉर्म में क्यों? रिमाइंडर देगा +1 या +5, इसका मतलब है -1। तो ओनली पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव ओड नंबर्स दैट आर प्राइम क्या है? वो 3 5 और 7। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक नंबर ऐसा जरूर आ जाएगा जो 3 से भाग होगा, मतलब वो एक क्या होगा? कंपोजिट नंबर हो गया। अभी 1 से 50 तक कितनी थी? 15। 1 से 100 तक कितनी है? 25। अब उसी प्रकार 1 से 200 तक अगर आप उसको 25 और 21 को ऐड कर दो कितना हो जाएगा? 40। 1 से 1000 तक कितनी होगी? 168। आपको सीक्वेंस क्या याद रखना है? 25 21 16 16, 17 14 16 14 15 14। अभी एक प्राइम नंबर को चेक कैसे करना है? उसका स्क्वायर रूट लो, किसके नज़दीक है
और उससे नीचे जो भी प्राइम नंबर है उससे भाग करके देखो, अगर होता है तो एक कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है, वरना तो अभाज्य संख्या है। हाँ, अगर किसी को याद करना है 1 से 1000 तक प्राइम नंबर ही हैं, इनको आप भूल मत जाना किसी भी स्थिति में, ये हमेशा आपको याद रहने चाहिए। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं फिर कहता हूँ आराम से प्रैक्टिस करो, आराम से हो जाएंगे। तो अभी क्या आ गया, रैशनल नंबर। कौन से नंबर आ गए, रैशनल और इरेशनल, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। रैशनल नंबर कौन से होते हैं, इक्वल टू पी बाई क्यू, किसके बराबर होना चाहिए, किस फॉर्म में होना चाहिए, पी बाई क्यू, जहाँ पी और क्यू क्या है, कोई भी इंटीजर कह लो आप। तो अब आपको पता है अब 0 से भाग नहीं कर सकते, तो क्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0, क्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0। और इरेशनल नंबर कौन से हो गए, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है ना जा सके, ऐसे नंबर भी हैं जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो क्या होंगे, इरेशनल नंबर। अब क्यू 0 क्यों नहीं होना चाहिए, भाग 0 से भाग क्यों नहीं कर सकते, तो देखो 0/5 क्या आएगा, 0, 0/6 क्या आएगा, 0। तो ऐसा क्यों होता है, ये मानो 8/2 किसके बराबर होगा, 4। ऐसा क्यों है, ये मान लो कि भाई बच्चे थे, उनमें 8 टॉफियाँ बांटनी है, कितनी बांटनी है, 8, और 2-2 करके बांटनी है, एक बच्चे को 2 टॉफी देनी है, तो कितने बच्चों में बट जाएंगी, 2 2 2 2, 4 बच्चों में बट जाएंगी। तो भाग का मतलब क्या हुआ, 8 के 2-2 करके टुकड़े करने, कितने बनेंगे, 4, कितने टुकड़े बनेंगे, 4। तो उसी प्रकार 0 के 5-5 करके टुकड़े बनाने कितने बनेंगे, 0। अगर मैं एक भी कहता हूँ, आधा भी कहता हूँ, कुछ भी कहता हूँ, तो 0 से ज़्यादा चला जाएगा। या फिर ये कर लो, 0 बराबर क्या होगा, इस तरफ अगर 0 नहीं है, के बराबर है, के इंटू 5, इसमें से 0 किसके बराबर हो सकता है, ये भी 0 नहीं है, तो ये इसको 0 होना पड़ेगा, तो के किसके बराबर है, 0 के। ठीक है, बाकी भाग से आप समझ गए कि 0/, कुछ भी हो वो क्या होगा, 0। 0/0 नहीं होना चाहिए, 0/0 नहीं होना चाहिए। अब वो देख लेंगे क्यों नहीं होना चाहिए, 0/- का कोई भी रियल नंबर हो वो 0 ही होगा। अभी मैं ये कहता हूँ 5/0, बताओ किसके बराबर होगा, इन्फिनिटी, सही है। लेकिन मैं कहता हूँ जी अनडिफाइंड, किसके बराबर होगा, अनडिफाइंड। बहुत बार इन्फिनिटी के बराबर होगा अनडिफाइंड के, लेकिन हम कहेंगे अनडिफाइंड। इन्फिनिटी कहाँ आएगा, जब आप 10 पे वैल्यू, जो फंक्शन होते हैं वहाँ पे वैल्यू देखोगे आपको इन्फिनिटी मिल जाएगा, लेकिन अभी के लिए क्या है, अनडिफाइंड। देखो क्यों है, अभी वही भाग, अभी क्या कहा, आप कह रहे हो जी इन्फिनिटी, भाई 0 करके चीज़ें डिवाइड करनी है, 0 करके चीज़ें डिवाइड करनी है, 5 में करनी, कितनी बार कर सकते हो, इन्फिनिटी बार। तो ये तो सही हो गया भाई, 0 चीज़ें देनी है 5 में से, और कितनी बार दे सकते हो, इन्फिनिटी बार। ये तो भाई भाग के हिसाब से तो सही हो गया बिल्कुल, डेफिनेशन अपनी कि भाग तो यही है कि 0 करके 5 में से देते रहो, कितनी बार दे सकते हो, इन्फिनिटी बार। लेकिन अगर मैं ये कहूँ ये इक्वल टू के है, अब के को ये मान लो कितना है, 1, अब क्या होगा, 0 × 1 0, तो 5 के बराबर नहीं आया, 0 × 2 0, 5 के बराबर फिर नहीं आया, 0 × इन्फिनिटी 0, 5 के बराबर फिर नहीं आया। तो ये हो कैसे सकता है, क्या कभी कोई भी वैल्यू 5/0 के बराबर होगी, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या आंसर है, अनडिफाइंड। लेकिन इन्फिनिटी बताया मैंने फंक्शन पे, वहाँ पे कैसे रेंज चलेगी, क्यों होता है, उससे पहले हम लिमिट लगा के क्या क्या निकालते हैं वो अलग चीज़ है। ठीक है, अभी के लिए 5/0 क्या होगा, अनडिफाइंड। क्यों, कोई भी वैल्यू इसके बराबर नहीं हो सकती। और जब भी 0 या फिर कोई भी ऐसी चीज़ आती है जो मैथ को चैलेंज करती है, हम किसी भी एक चीज़ को उठा के उस पर ये नहीं कह सकते कि इसका आंसर यही होगा। हम बहुत सारे फैक्ट्स उठाते हैं, फिर अपने मैथ्स पे उसको अप्लाई करते हैं, और
फिर उस चीज़ को अप्रूवल दिया जाता है कि हाँ ये सही है। ठीक है। उसी प्रकार 0/0 वो भी क्या होगा, अनडिफाइंड। या फिर आप ये कह लो 5/∞ क्या आएगा, कोई तो नंबर आएगा, लेकिन हमें ये नहीं पता इन्फिनिटी कितना है। इन्फिनिटी में कह दूँ 1 के बाद 50 जीरो, 1 के बाद 100 जीरो, 1 के बाद 1000 जीरो, तो ये भी क्या होगा, अनडिफाइंड। तो इन्फिनिटी या जीरो ये क्या चीज़ें देंगी, अनडिफाइंड चीज़ें देंगी। इन्फिनिटी तो ऊपर भी हो तब भी यही आएगा अनडिफाइंड, तब भी क्या आएगा, अनडिफाइंड। क्योंकि इन्फिनिटी का तो हमें पता ही नहीं है कितना, वैल्यू नहीं पता। अब मेन चीज़ आती है डेसिमल में। मेन चीज़ किस में आती है, डेसिमल, दशमलव में। हाँ जी, अभी फ्रैक्शन के बारे में काफ़ी कुछ बताना मेरे को। फ्रैक्शन और डेसिमल के बारे में बहुत बढ़िया चीज़ है, और पढ़ने में मज़ा आएगा, आपको सीखने में मज़ा आएगा, और आपका डर निकल जाएगा। हाँ, अभी मैं कैलकुलेशन तो समझाने के बारे में, कैलकुलेशन तो मैं आपको सिंप्लीफिकेशन में करा दूंगा, या फिर इसके बाद करा दूंगा। मैं यहाँ पे बस इन्हीं पे रखते हैं कि इनका जो क्लासिफिकेशन है वो कर देते हैं, फिर मैं कैलकुलेशन बता दूंगा कि फ्रैक्शन पे कैसे कैलकुलेशन होगी, और आपकी कैलकुलेशन आसान कैसी होंगी। जो आप इतना समय लगाते हो, आपको समझ नहीं आता, याद करते रहते हो, उनको आसान कैसे करते हैं। ठीक है। और कोई वैदिक मैथ ये वो ट्रिक व्रिक कुछ नहीं चलेगी, सब कुछ समझाऊंगा कि चीज़ें कैसे चलती हैं, क्यों चलती हैं, क्यों होती हैं। और जब आपको समझ हो जाती है, बस प्रैक्टिस, मैंने कहा ना, प्रैक्टिस को मत भूल। हाँ, क्योंकि मैंने बच्चों को पहले पढ़ा, एक बार मेरे दोस्तों को बताया, तो किसी ने उन चीज़ों को अप्लाई नहीं किया। जो मैंने ये बताया कि भाई ये चीज़ें ऐसे होती हैं, कैलकुलेशन ये है, इस तरीके से करो, किसी ने अप्लाई नहीं किया। क्यों? क्योंकि बचपन से वो तरीके पढ़ते आ रहे हैं, और उनमें उनको महारत हासिल है, जल्दी जल्दी हो रहा है उनसे, लेकिन उतना जल्दी हो नहीं रहा जो एग्जाम में चाहिए। सेकंड चीज़, दिमाग में नहीं कैलकुलेट कर पा रहे। पेपर पेन लेना पड़ता है तो क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना पड़ेगा, उस फिर सोल्व करना पड़ेगा, कोई गलती होगी तो वहाँ पे गड़बड़ होती है। लेकिन वो उस पर स्टिक है, क्यों? वो चीज़ उनसे जल्दी हो रही है, ये बारी हो रही है, क्यों? इसकी प्रैक्टिस उन्होंने नहीं की है। तो जब प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि मुझे भी शुरुआत में मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ी थी, मैंने कैलकुलेशन को पूरा नहीं सीखा था, बहुत सारी चीज़ें छोड़, ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है। बाद में जब मैंने रियलाइज़ किया कि ये चीज़ें भी अगर मैं सीख लूँ तो बहुत जल्दी हो जाएगा। अभी मैं सेकंडों में, मैं कहता हूँ अकेला कैलकुलेशन का पेपर दे दो तो बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे, को 1000-1500 बच्चे ही सोल्व कर पाएंगे, और उसमें से टॉप में आऊँगा मैं। क्यों? मुझे पता है कैलकुलेशन कैसे करनी है, क्यों करनी है। और टाइम दो बिल्कुल, बिल्कुल थोड़ा सी, इतना मतलब जिसमें पेपर भी पूरा ना हो। हाँ, तो यही बात है कि लोग समझना नहीं चाहते, और ये चीज़ें कोई कोई टीचर नहीं कराता। क्यों? समय लगता है, मेहनत लगती है। हाँ, उनके पास वह नहीं, समझाने में प्रॉब्लम होगी, बच्चा दोबारा पूछेगा, उसमें प्रॉब्लम होगी। टीचर तो क्वेश्चन को दोबारा नहीं समझाते, कंसेप्ट को तो कहाँ समझाएंगे। और फिर ऊपर से प्रॉब्लम बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें बस एक फार्मूला याद नहीं होता, तो उनके ये समझ में तो कहाँ आएगा। उनके ऊपर प्रैक्टिस करनी, ये कर रहा, क्यों? वो पिछले तरीके के अप्लाई करेंगे, क्यों? उनके लिए वो आसान हो रहा है, उन्हें वो आता है, वो जल्दी हो रहा है, ये नहीं होगा। तो समझ के डिसीजन लो, बस आपका डिसीजन ही आपकी लाइफ है। ठीक है। देखो अभी रैशनल नंबर क्या हो गए, p/q की फॉर्म में। जो फ्रैक्शन भिन्न होती हैं, जो फ्रैक्शन भिन्न होती हैं वो क्या है, सेम चीज़, ये कह लो, इसका नाम ये रख दिया बस, फ्रैक्शन का नाम क्या रख दिया, रैशनल नंबर। ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बच्चों को परेशान करता है, जो थोड़ा हायर लेवल के क्वेश्चन को करते हैं कि इंटीजर फ्रैक्शन है या नहीं है। इंटीजर किसका पार्ट है, रैशनल का, और फ्रैक्शन क्या है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या है, फ्रैक्शन। तो इंटीजर क्या हो गए, फ्रैक्शन। इंटीजर क्या हो गए, फ्रैक्शन। तो इंटीजर भी क्या है, फ्रैक्शन है। ठीक है। और बल्कि जब फ्रैक्शन के हम पार्ट पढ़ेंगे, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते कि एक कैसे हो सकता है, एक फ्रैक्शन, बट इंटीजर क्या है, फ्रैक्शन। अभी देखो इंटीजर क्या हो गया, फ्रैक्शन है, इसको याद रखना।
अब फ्रैक्शन कितने प्रकार की हो सकती हैं? पहली चीज़ प्रॉपर। हाँ, अब ये आपको तो ये नहीं पता वो फ्रैक्शन है क्या, क्या होती है। जैसे मैंने कह दिया 1/2, इसका मतलब क्या है, किसी चीज़ के 2 टुकड़े करो और कितने ले लो, 1। इसी को आधा कहते हैं। आधा क्यों है, 2 टुकड़े करके 1 ले लिया, इसका मतलब क्या है, आधा ले लिया, वही तो बात होगी। तो इतने टुकड़े करो और इतना ले लो, कहते हैं ना 1/2 भाग, 1/2 भाग, इसका मतलब क्या है, 2 भाग करो और 1 ले लो। और यही किसके बराबर है, ऊपर भी 2 से गुणा करो, नीचे भी 2 से, 2/4। या ये कर लो, 4 भाग करो और 2 ले लो, 4 भाग करो और 2 ले लो, बात तो सेम ही रही। 4 भाग करके 2 लेना, या फिर 2 भाग करके 1 लेना। तो हम फ्रैक्शन को किसी भी नंबर से गुणा कर सकते हैं, ऊपर और नीचे दोनों जगह, और किसी भी नंबर से डिवाइड, या ये कर लो, इस 2 को 2 से डिवाइड करो, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, 1/2 आ जाएगा। तो किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं दोनों जगह, फ्रैक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। और फ्रैक्शन है क्या, इतने भाग करो और इतने ले लो। अगर मैं कहूँ 3/7, मतलब किसी चीज़ के 7 टुकड़े करो और कितने ले लो, 3। 7 टुकड़े क्या होने चाहिए, इक्वल। 7 टुकड़े क्या होने चाहिए, इक्वल। अब फ्रैक्शन में कितने भाग हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड। प्रॉपर तो उचित भिन्न, इम्प्रॉपर विषम भिन्न, और मिक्स्ड होता है मिश्रित भिन्न हिंदी में। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या, जो एक्चुअली फ्रैक्शन है, जैसे 1/3 जो कि 1 से कम है। 1 से कम क्यों है, किसी चीज़ के 3 टुकड़े करो, 1 लो, अगर 3 में से 3 टुकड़े लोगे तब 1 आएगा, 3 में से 4 ले लोगे तो तब 1 से ज़्यादा होगा। तो 3 टुकड़े करो और कितने लो, 1 लो, उसे क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब जो 1 से कम हो। प्रॉपर फ्रैक्शन ही फ्रैक्शन है, इसमें और कुछ नहीं है, कोई कंप्लीट पार्ट नहीं है, कुछ भी नहीं। अगर मैं इसी को 1 से ज़्यादा कर दूँ, 4/3, मतलब 3 टुकड़े करो और 4 ले लो, 4 ले लो, मतलब अगर किसी चीज़ के 3 टुकड़े करके 3 टुकड़े लिए तो पूरा 1 ले लिया, और उससे अलग दूसरी चीज़ के 3 टुकड़े किए और उसमें से 1 ले लिया, तो 1 से ज़्यादा हो गया, ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होगा, यही होगा 4/3। इसको किस फॉर्म में लिखोगे, अब ये क्या है, एक तो नंबर पूरा है, 4 इसे ले रखे तो 1 तो पूरा है, और 1/3 है। अब यही चीज़ क्या है, इसी को लिखने का तरीका क्या लिख दिया, 1/3। ये क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको क्या कहेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन। और इसका मतलब क्या है, 1 + 1/3, इसका मतलब क्या, 1 + 1/3, या फिर ये करो 3 एकम 3, 3 और 1 4/3, या फिर 3 एकम 3 और 1 4/3, सेम ही चीज़ है। तो इस चीज़ को लिखने का तरीका क्या है, या तो प्लस में लिख लो, प्लस वाली चीज़ को लिखने का तरीका क्या है, ऐसे सीधा मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख दो। ठीक है, इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है बच्चों को, बहुत समय गवाते हैं। ये समझ में आ गया अभी, ठीक है। फिर हो गया लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक मतलब मिलती हुई, अनलाइक मतलब जो ना मिलती हो। लाइक फ्रैक्शन का क्या मतलब हुआ, जिसका डिनोमिनेटर आर क्या हो, सेम हो। जैसे 1/2, 1/2 तो रहने दो, 1/5 और 4/5, ये क्या है, लाइक फ्रैक्शन। क्यों, इन दोनों का आर डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होंगी, 1/7 और 1/2, इनका आर क्या है, अलग अलग, ये क्या होगी, अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन जिनका आर क्या हो, सेम। अब इनमें ये क्यों बताया गया है, क्यों, जब आप इन चीज़ों को जोड़ोगे घटाओगे, जोड़ोगे घटाओगे, तब प्रॉब्लम आएगी। क्यों, इसमें तो एक उसी चीज़ के 7 टुकड़े किए गए, इसमें 2 टुकड़े किए गए। अब कैसे जोड़ो घटाओगे, इन टुकड़ों को इक्वल करना पड़ेगा, तो हम क्या लेंगे, एलसीएम। तो कैलकुलेशन में मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा। अब यहाँ पे कितने, 5 टुकड़े हैं, यहाँ पे कितने हैं, 5 टुकड़े हैं, तो टुकड़े तो इक्वल हो गए दोनों जगह। तो यहाँ पे सीधा आप ऊपर वाले को प्लस या माइनस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, अब डेसिमल क्या है, 1/10⁻⁴, ये क्या है, डेसिमल। मतलब किसी चीज़ के 10 की n पावर इससे करो और कितना ले लो, 1 ले लो, वो क्या है, डेसिमल।
तो मतलब एक फ्रैक्शन ही है डेसिमल। अब उसको लिखने का तरीका अलग हो गया। देखो क्या है, मैं ये कहूँ 10 की n पावर n क्या है, यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर लिख दो, 10 की पावर 1 लिख दिया, तो मतलब किसी चीज़ के 10 हिस्से करो और कितना लेना है, 1। 1/10 की पावर 2 100 कर दिया, मतलब 100 हिस्से करो और लिखना लेना कितना है, 1। 4 कर दो तो 100 हिस्से करो, कितना ले लो, 4। 100 हिस्से करो, कितना ले लो, 4। इसी चीज़ को लिखने का तरीका कैसे लिख दिया, अगर 1/10 है तो 10 की पावर 1 है, तो 1 नंबर के बाद पॉइंट लगा दो। इसका मतलब क्या हुआ, बटेन क्या है, 10 है, तो या फिर ये कह लो 10 हिस्से कर रखे हैं और ले कितने रखे हैं, 1। अगर मैं इसी चीज़ को लिखूँ, कैसे लिखूँगा, 0.04। 2 नंबर के बाद पॉइंट है, इसका मतलब क्या है, 100 हिस्से कर रखे हैं, ले कितने रखे हैं, 4। ये मतलब है इसका। ठीक है, अभी डेसिमल कैसे हो सकता है, मैं लिखता हूँ 3 नंबर 0.3434 और ऐसे ही चलता जाए। एक नंबर और लिखता हूँ मैं 0.57। एक नंबर लिखता हूँ मैं 0.34312341327123 और ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 3434, ऐसे ही 34 चलता जाएगा। तो जो चीज़ रिपीट हो रही है उसको दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, बार का यूज। क्या कर देंगे हम, बार का यूज। तो ये बाद वाली चीज़ को नहीं लिखेंगे। इसका मतलब भी क्या है, 343434 ऐसे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये क्या हो गया, डेसिमल एक्सपेंशन, दशमलव एक्सपेंशन, जिसमें क्या है, चीज़ें रिपीट हो रही हैं। रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब ये क्या है, 57, तो ये तो यहाँ पे ख़त्म हो गया। ख़त्म मतलब टर्मिनेट, अपने मूवी देखिए टर्मिनेटर, टर्मिनेट का मतलब क्या है, ख़त्म हो गया। तो ये क्या है, रिपीटिंग। ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग हिंदी में कहते हैं अशांत। क्या कहते हैं हिंदी में, टर्मिनेटिंग को, नॉन टर्मिनेटिंग को अशांत और टर्मिनेटिंग को शांत। तो ये क्या होगा, रिपीटिंग आवर्ती, मतलब बार बार रिपीट हो रहा है, और नॉन टर्मिनेटिंग जो कि अशांत है, जो कि ख़त्म नहीं होता, तो ख़त्म भी नहीं होता और रिपीट भी होता है, वो डेसिमल एक्सपेंशन, वो दशमलव भिन्न। अभी ये क्या, 0.57, ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया, तो ये शांत दशमलव हो गया। ये क्या हो गया, ख़त्म भी नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और देखो 3 4 3 1 2 3 4 1 3 2 7 1 2 3, ये तो रिपीट भी नहीं हो रहा। तो ये क्या हो गया, नहीं तो रिपीट हो रहा, नॉन रिपीटिंग अनावर्ती, और नॉन टर्मिनेटिंग जो कि ख़त्म भी नहीं हो रहा, अशांत है, नहीं रिपीट हो रहा, नहीं टर्मिनेट हो रहा। डेसिमल एक्सपेंशन 3 तरीके से हो सकता है, क्यों हो सकता है वो बताऊंगा बाद में। अभी देखो टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है 0.57, इसको क्या लिख सकते हो, 57/100। तो क्या बन गया, P/Q की फॉर्म बन गई, जिसमें Q 0 नहीं है, क्या बन गई, P/Q की फॉर्म में। तो कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, शांत दशमलव है, वो क्या होगा, एक रेशनल नंबर। जो टर्मिनेटिंग है, शांत दशमलव है, वो क्या होगा, रेशनल नंबर। अभी रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग जो कि ख़त्म नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, वो क्या हो गया, एक रेशनल नंबर। क्यों हो गया वो बताऊंगा थोड़ी देर में। और जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, वो क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर। वो क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर, मतलब ना ही रिपीट हो रहा है, ना ही आवर्ती दे रहा अपनी, अनावर्ती है, और नॉन टर्मिनेटिंग अशांत दशमलव है, मतलब चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा। ठीक है, वो क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर। अब ये क्यों होता है, तो देख लो।
डेसिमल एक्सपेंशन अगर आप सोचोगे तो केवल 3 तरीके का ही हो सकता है जो मैंने अभी बताया। इसके अलावा डेसिमल एक्सपेंशन आप नहीं सोच पाओगे, क्यों, होता ही नहीं। अभी देखो, अगर मैं ये कहूँ 0.3333 ऐसे ही क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपीट। तो ये मान लिया x किसके बराबर है, 0.3333। तो 10x किसके बराबर होगा, 3.3333। और ये किसके बराबर है, 3 प्लस में 0.3333। ऐसे ही चलता जाएगा। और ये 0.3333 किसके बराबर है, x के। ये किसके बराबर है, x के। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू x। तो x इस तरफ आ जाएगा, 10x में से एक x गया, 9x किसके बराबर हो गया, 3 के। तो x किसके बराबर आ गया, 3/9। x किसके बराबर आ गया, 3/9। ठीक है। तो ये क्या हो गया, p/q की फॉर्म हो गई। तो क्या बन गया, एक रैशनल नंबर। क्या बन गया, एक रैशनल नंबर। अभी उसी प्रकार अगर 3 4 होता तो क्या कर देते हैं यहाँ पे 100 यहाँ पे फिर x आ जाता। इस तरफ -x होता तो कितना हो जाता है यहाँ पे 99x। तो वो क्या आ जाता 34/99। 34/99। तो मतलब जितने भी डिजिट्स पे पार होगा उतने ही डिजिट की वजह से क्या आएगा 99। जैसे जितने भी डिजिट के बाद डेसिमल एक्सपेंशन था उसकी वजह से कितने आ जाते, उतने ही क्या आ जाते 10 आ जाते। तो इसी प्रकार जितने नंबर पे बार होगा उसका क्या आएगा 9, उसके क्या आएंगे 9। ठीक है। अगर मैं ये कहता हूँ कि भाई 0.5732 इस पे बार, मतलब आगे चलता जा रहा है 5732 5732। तो इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे, 5732/99999। क्या लिखोगे, 5732/99999। ये क्या होगा इसके बराबर, ये क्या होगा इसके बराबर। इसको आप वेरिएबल मान के कर सकते हो। जैसे अगर मैं ये कह तो बी नंबर है, एक्स मान लिया 0.ABC और ऐसे चलता जा रहा है, कितने पे है n डिजिट्स पे। तो यहाँ पे 10 की n पावर से गुणा कर दो तो वो क्या आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, 10 की पावर n से गुणा करने पर ABCD ऐसे ही n डिजिट्स का नंबर प्लस में फिर 0.ABCD ऐसे ही बाहर आ जाएगा। और ये किसके बराबर होगा, खुद x के। तो उस तरफ आके एक x माइनस होगा, तो 10n माइनस 1 टाइम्स x होगा। और वो किसके बराबर होगा, सॉरी, वो किसके बराबर होगा ABCD ऐसे ही जो नंबर था। तो उसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, ABCD उस नंबर के बटे में 10n-1। तो ये क्या होंगे 99999। कितनी बार, n टाइम्स 9 हो। तो x के बराबर आ जाएगा n टाइम्स 9 हो जाएंगे बटे में ABCD जो भी नंबर था। अभी कुछ ऐसे नंबर भी आएंगे जो कि जैसे 0.323। अब बार है इनके ऊपर, इसके ऊपर नहीं है। इसका मतलब कोई समझा, इसके ऊपर बार क्यों नहीं है। अगर मैं बटे में ये कर दूं कि 10 है तो 10 की वजह से क्या आएगा डेसिमल। तो इसका एक्चुअली मतलब क्या है, 10 से डिवाइड हो रहा है। अब ऐसा क्यों होता है वो थोड़ी देर में देखेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, अभी देखो ये x मान लिया, ये क्या मान लिया x। तो 10x की वैल्यू क्या होगी 3.23। तो 3 प्लस में 0. इसको वैसे लिखो 3.23 और यही ऐसे चलता जाएगा। ठीक है। अभी लिखो 100x। क्या लिखो 100x, वो किसके बराबर होगा 32 पॉइंट, फिर क्या आएगा 3232 ऐसे ही चलता जाएगा। तो क्या होगा 32.33
3 2 100 की बजाय 1000 करो, सॉरी 1000 करो। 1000x करो 3 के बाद, है ना। तो 323, हमें तो 0.23 बनाना ना, ताकि ऐसे ही चलता जाएगा, 23 से 23 कट जाए। तो ये आंसर क्या आ गया, इसमें से ये घटा दो, 1000 में से 100 गया, कितना आ गया 900 बटे में 900 आ जाएगा। और ये 323.23 में से 3.23 का 23 से 23 कट गया, 3 गया, कितना आ गया 320। तो आंसर क्या आ गया 320 अपॉन के वो 10 का तो 990, 10 का तो क्या आ गया 990। अगर आपको वेरिएबल फॉर्म में करना है, फिर इनको ए मान लो, बी सी ये मान के, और 10 की पावर ये जितने डिजिट है उतना, फिर 10 की पावर टोटल जितने डिजिट है वो, उसमें से माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट में क्या बनेंगे, ये बनेंगे। और ये एक्चुअली है क्या, मैंने क्या बताया था, जिसके ऊपर बार है उतने क्या आएंगे, नो। जिसके ऊपर बार नहीं है वो क्या होता है डेसिमल, वो क्या देगा 0, वो क्या देगा 0। अब एक और चेंज है इसमें, वो क्या है, ये क्या है 323 में से जो जिस पे बार नहीं है वो क्या कर दो, घटा दो। 323 में से क्या कर दो, जिस पे बार नहीं है वो घटा दो। जैसे अगर मैं ये कहूँ भाई 0.2357 इस पे बार है, तो इसका मतलब क्या है 2357 जिस पे बार नहीं है वो घटा दो, और बटे में क्या आएगा, इस बार की उससे 9 और इस डेसिमल की उससे 0। ये क्या होगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू, ये क्या होगी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, अभी एक और चीज़ बच गई। जैसे मैं कह दूँ 1.32 इस पे लगा दूँ बार, तो इसको भी ऐसे ही कर सकते हो जैसे ये किया, या फिर ये कर लो 1 प्लस में 32 अपॉन के 99, ये आंसर आ जाएगा। फिर 99 जोड़ो, उसमें 32 जोड़ दो और वो कर लो। ठीक है, या फिर इसको भी ये मान लो कि डेसिमल यहाँ पे नहीं है, आगे है। हाँ, तो क्या होगा 132 है माइनस में, जिस पे डेसिमल नहीं है उस पे, जिस पे बार नहीं है वो क्या होगा माइनस, और जिस पे बार है उसके नाम से 99। अब ये डेसिमल से इस तरफ है तो 10 तो नहीं आएगा, 10 तो नहीं आएगा। तो ये जो चीज़ है फ्रैक्शन में इसके बराबर होगी। ठीक है, अब मैं ये नंबर दे दूं भाई 4.732 इस पे बार है, तो क्या करना है टोटल में से जिस पे बार नहीं है वो क्या कर दो घटा दो, बटे में क्या करो जिस पे बार है उसके नाम के 9 और जिस पे बार नहीं है और डेसिमल है उसके नाम का 0। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये इसकी वैल्यू क्या होगी ये। ठीक है, अभी रैशनल नंबर हो गए खत्म। रैशनल नंबर क्या हो गए खत्म, बचे क्या इरेशनल नंबर। अभी वो नंबर बच गए जो ऐसे रैशनल, वो ऐसी डेसिमल जो ना ही रिपीट होते और ना ही ख़त्म होते, चलते जाते हैं, ऐसे नंबर भी हैं। तो वो नंबर कौन से होंगे, रूट में वो नंबर जो एक रैशनल नंबर ना दे। जैसे √4 का दूँ तो वो क्या देगा 2, लेकिन अगर मैं √3 का दूँ तो 2 नहीं देगा, मतलब कोई रैशनल नंबर नहीं आ रहा, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो √3 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर। अगर मैं कहूँ क्यूब रूट ऑफ 8, वो क्या होगा 8 किसका क्यूब रूट है, क्यूब है 2 का, तो क्यूब रूट ऑफ 8 कितना हो जाएगा 2, तो एक रैशनल नंबर आ गया। लेकिन अगर मैं ये कहूँ क्यूब रूट ऑफ 4, क्यूब रूट ऑफ 4 क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ 5 क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ 7 क्या होगा, एक रैशनल नंबर नहीं आ रहा, क्यों उसका वो किसी का क्यूब नहीं है, तो एक वो क्या हो गए एक इरेशनल नंबर। अब ये इरेशनल क्यों होते हैं, आप ये कर लो इनको रैशनल मान के और इक्वल टू करके फैक्टर्स ले लो, उससे आपको पता लग जाएगा। वरना आप
9th और 10th इस क्लास में आपको आसानी से एक मिल जाएगा, छोटा सा पेज है, कोई भी लास्ट में होगा शायद इरेशनल नंबर के बारे में, वहाँ से देख लेना, आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ठीक है। अब मेन चीज़ थी ये रिपीट कब होंगे और कब नहीं होंगे और क्यों होंगे। रिपीट होंगे तो क्यों ही होंगे। ठीक है। देखो, अगर मैं ये कहता हूँ एक नंबर है 1/50, नंबर क्या 1/50। अब बताओ क्या इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, ख़त्म हो जाएगा या नहीं ख़त्म होगा। तो 50 से आप ऊपर 0 चढ़ा के करोगे तो ख़त्म होगा, लेकिन हम पता कैसे करें कि होगा या नहीं होगा। ऊपर मैं एक बहुत बड़ा नंबर भी दे सकता हूँ, नीचे भी बहुत बड़ा नंबर दे सकता हूँ। तो देखो, डेसिमल का मतलब क्या है, 10 पार्ट मतलब 1/10 होना चाहिए। तो अगर डिनोमिनेटर हर में 10 नहीं है तो ख़त्म नहीं होगा, अगर 10 नहीं है तो ख़त्म नहीं होगा, और वरना तो ख़त्म हो जाएगा। कंडीशन क्या है, ये क्या होनी चाहिए, को प्राइम। क्या होनी चाहिए, को प्राइम, मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं ये कहूँ 39/30, बताओ ये ख़त्म होगा या नहीं होगा। तो देखो 3 है बटे में 10 तो नहीं है, तो ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो लेकिन 3 से क्या कट रहा है, 13 पे बटे में 10 है तो कितना आ गया 1.3, ये तो ख़त्म हो गया, टर्मिनेट हो गया। हाँ, तो ऊपर और नीचे क्या होना चाहिए, को प्राइम। पहले को प्राइम जो सिंपल फॉर्म होती है उसमें निकालो, फिर चेक करो। तो देखो भी 1/50 है, लेकिन हमें नीचे से क्या चाहिए, 10 चाहिए। नीचे क्या चाहिए, 10। अगर 10 नहीं बन रहा, 10 से अलग कुछ भी है, तो वो टर्मिनेट शांत नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा। देखो भी नीचे कितना है 5, एक तो 10 है, ये 50 में 10 तो है ये, नीचे कितना है 5, तो कितना और चाहिए 2, 5 दूनी क्या हो जाएगा 10, ऊपर भी क्या कर दो फिर 2 से गुना, तो ये क्या बन गया 2/100। तो ये किसके बराबर होगा 0.02। तो हो गया ख़त्म। अब ख़त्म कब होगा, जब नीचे क्या हो, 2 की कोई n पावर हो, मतलब 1/2 की n पावर, 1/5 की कोई n पावर हो, 5 की कोई पावर हो, या फिर 2 की n पावर 5 की n पावर कुछ भी हो। अगर नीचे 2 और 5 है, या फिर टोटल 10 है, 2 और 5 ही तो 10 बना है, या तो 2 है या 5 है या फिर 10 है। अगर इनके अलावा कोई भी नंबर है तो हम 10 नहीं बना पाएंगे, तो वो टर्मिनेट नहीं होगा। अगर मैं ये कहूँ 2 की पावर n है, तो इसको 5 की पावर n से गुणा करके नीचे 10 बन जाएगा, ऊपर भी गुणा कर देंगे। उसी प्रकार 5 की पावर m है, तो नीचे भी 5 की पावर 2 की पावर m से गुणा कर देंगे, ऊपर भी, तो नीचे 10 बन जाएगा, तो वो टर्मिनेट ख़त्म हो जाएगा। अब टर्मिनेट ख़त्म क्यों नहीं होगा और दूसरे नंबरों पे, अब क्या कहा ख़त्म क्यों नहीं होगा। अब मैं कहता हूँ 1/3, अब ख़त्म क्यों नहीं होगा। देखो नीचे 10 नहीं है तो डेसिमल आपको पता ही लगा ख़त्म नहीं होगा, लेकिन रिपीट क्यों होगा। अब ये क्या होगा, p/q की फॉर्म में है, रैशनल नंबर है, तो मैंने कहा था डेसिमल है जो रिपीट होगा, या फिर रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है जो नॉन टर्मिनेटिंग, वो एक रैशनल नंबर है, प्रूव किया था हमने। और अभी ये है कि जो एक रैशनल नंबर है जो कि नीचे 2 और 5 या मतलब 10 नहीं बन रहा है, तो वो क्या होगा, एक डेसिमल एक्सपेंशन होगा जो रिपीट होगा और नॉन टर्मिनेटिंग अशांत होगा जो कि ख़त्म नहीं होगा। अब ऐसा क्यों, देखो रिपीट होगा उसका कारण क्या है, ये क्या आएगा 0.3 फिर एक 0 चढ़ा दो 3 3 9 ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है। एक दूसरा नंबर लेते हैं 1/7, वो क्या होगा 0.7 बचा कितना 3 और 0 चढ़ा दी 7 चौक 28, तो 7 दूनी 14, 6 0, 7 8 56, 4 0 7 50 35, 5 0 2 49, फिर एक आ गया 1 0, तो 7 1 7, मतलब यहाँ पे ये रिपीट हो रहा है, यहाँ पे ये 3 पे रिपीट हो रहा है, यहाँ पे ये इसके बाद रिपीट होना शुरू हो रहा है। अब ऐसा क्यों है, अब रिमाइंडर थ्योरम अगर आपने पढ़ी हो, तो अगर आप 3 से भाग करोगे रिमाइंडर कितना आ सकता है 0 1 और 2। अब मैंने बताया एक को प्राइम है तो 0 तो नहीं आएगा, 0 तो नहीं आएगा, रिमाइंडर कितना आ सकता है 1 और 2, रिमाइंडर कितना आ सकता है 1 और 2। अब मैंने 10 को
अब ऊपर भी जीरो चढ़ाएंगे, नीचे भी जीरो, तो ऊपर 10 को 3 से भाग करो, रिमाइंडर कितना आएगा 1। फिर 3 से भाग करो, रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो यहाँ पे तो यहीं पे रिपीट हो गया, ठीक है। अब 1/7 है, इसमें रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 और 6। मैंने 10 को अब क्या किया, 10 को 7 से भाग किया, रिमाइंडर कितना आ गया 3। फिर 30 को किया तो फिर कितना आ गया 2। फिर 20 को किया तो कितना आ गया 6। फिर 60 को किया तो कितना आ गया 4। फिर 40 को किया कितना आ गया 5। फिर 50 को किया कितना आ गया वापिस से 1। अब ये वापिस से 1 क्यों आ गया, इसके पास कितने रिमाइंडर हैं, कितने रिमाइंडर हैं 6। तो इससे ज़्यादा तो वैसे भी नहीं जा सकता ये, इससे ज़्यादा तो वैसे भी नहीं जा सकता, क्यों 6 ही रिमाइंडर हैं। अगर एक नंबर कोई रिमाइंडर दे रहा है, अगर 10 ने कोई रिमाइंडर दे दिया, 10 ने 3 रिमाइंडर दे दिया, तो अब उसके बाद क्या आएगा, फिर 2 रिमाइंडर आ गया, फिर 4 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया। अब इसके बाद इसके सारे रिमाइंडर खत्म हो गए, इसके बाद तो रिपीट होना पड़ेगा, क्यों 6 रिमाइंडर है, उनमें से 6 के 6 रिमाइंडर आ चुके हैं। तो उसके बाद क्या आएगा, कोई इनमें से एक रिमाइंडर आएगा, और उसी नंबर से क्या होना शुरू हो जाएगा रिपीट। क्यों 10 पे, जो यहाँ पे 10 पे आया था, अब इस 10 पे क्या आएगा, वही तो 1 आएगा। अब क्या आएगा, वही 1 आएगा, तो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। क्यों फाइनाइट नंबर ऑफ रिमाइंडर है, रिमाइंडर देता रहेगा तो वो वहाँ पे चलता जाएगा। क्यों नीचे 2 और 5 नहीं है, और नॉन टर्मिनेटिंग अशांत होगा। क्यों हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग अशांत होगा, क्यों नीचे 2 और 5 नहीं है, मतलब 10 नहीं है, और रिपीट होगा। क्यों उसके पास एक फाइनाइट नंबर ऑफ रिमाइंडर्स हैं, ठीक है। तो P/Q की फॉर्म में जो भी नंबर होगा वो तो या टर्मिनेट होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग नंबर होगा, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम है, मैंने जो बताया था कि समझने में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो समझ से बाहर होंगी, लेकिन थोड़ा समय लगाने पर वो चीज़ें ऐसे लगेंगी जैसे कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस उसका रोला है, वही करना है बस। वो कर लिया जिसने पार मिला। तो रैशनल इरेशनल खत्म हो गए। अब ये रैशनल इरेशनल नंबर किसके पार्ट हैं, दोनों दोनों किसके पार्ट हैं, रियल नंबर्स के। दोनों किसके पार्ट है, रियल नंबर्स के। इससे अलग कौन से बचे, इमेजिनरी नंबर। इससे अलग कौन से बचे, इमेजिनरी नंबर। ये वास्तविक संख्या है, ये काल्पनिक। अब वो कौन से होंगे इमेजिनरी नंबर, कहाँ से आए, क्यों आए। अभी हम कहते हैं जी 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, वो भी -1 गुणा -1 1। लेकिन मैं ये कहूँ 1 का रूट क्या होगा, भैया ऐसा नंबर जिसको 2 बार गुणा करने से 1 आ जाए, वो क्या होगा 1। अभी ऐसा नंबर बताओ, इसका रूट मतलब ऐसा नंबर जिसको 2 बार गुणा कर दूं और कितना आ जाए -1। कोई नंबर है, कोई भी नंबर नहीं है। तो मतलब हमारी नंबर लाइन पे तो है ही नहीं है। हमारी नंबर लाइन क्या है, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे -1 -2 ऐसे ही चलते जाओ। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ऐसे ही चलते जाओ। तो इनके बीच में क्या आ जाएगा 1/2। उसको भी आधा कर दो, उसको भी आधा कर दो, बीच में कितने नंबर बना लो इसके बीच में, तो जितने पार्ट हैं, मतलब एक बार 1/10,000 पार्ट कर दो, वो इससे भी छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगी नंबर लाइन। लेकिन ये -1 कहाँ आएगा इसमें, यहाँ पे तो वो चीज़ आ गई जिसे हम गिन सकते हैं, देख सकते हैं। ये कहीं पे भी नहीं आ रहा, क्यों हम इसको गिन नहीं सकते, हमें पता ही नहीं माइनस ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 2 बार गुना करने से -1 आएगा। तो ये क्या होगी इमेजिन नंबर। इसको हम इमेजिन कर सकते हैं, हमें पता नहीं एक्चुअली में है क्या, कहाँ से आ, कितना होगा और काउंट करने में कितना आएगा, ठीक है। और इसी को क्या लिख दिया आयोटा, इसी को क्या नाम दे दिया आयोटा। तो इमेजिन नंबर का सिंबल भी क्या रख दिया आयोटा। रियल के लिए क्या रख दिया आर। रैशनल के लिए क्या लिखा था क्यू। रैशनल नंबर के लिए क्या लिखा था क्यू। रैशनल नंबर के लिए क्यों क्यों होता है क्योसेंट। क्यों क्या होता है क्योसेंट मतलब भाग। तो रैशनल क्या होता है रेशो, रेशो मतलब भाग, और क्यू क्योसेंट मतलब भाग पे चीज़ होती है, इसलिए क्यू दिया जाता है। इरेशनल के लिए क्या दिया जाता है क्यू डैश या फिर क्यू प्राइम। क्या नाम दिया जाता है, क्या सिंबल दिया जाता है क्यू डैश या फिर क्यू प्राइम। रियल के लिए आर, इमेजिनरी के लिए आई। अभी एक नंबर बच गया, वो क्या बच गया
जिसमें सारे नंबर्स आते हैं वो कौन से हैं? कंपाउंड मिश्रित। वो क्या हो गया? कंपाउंड मिश्रित ए प्लस में आई बी। अब आपने ये चीज़ बहुत बार पढ़ी है, कंपाउंड मिश्रित मतलब जिसमें रियल इमेजिनरी सब कुछ आ गया। अब बताओ इसमें रियल कहाँ, इमेजिनरी कहाँ है? बता सकते हो? तो देखो ए प्लस में आई बी। अभी इसमें रियल नंबर निकालने हैं, तो इसमें क्या करो, बी को क्या रखो, 0 रख दो। अब ए क्या होगा, ए की जगह कुछ भी रखो, 1 2 3 4 5 6 7 है, 1/2 5/7 कुछ भी रखो, सारे रियल नंबर होंगे। अभी अगर मैं ए को 0 रख दूँ, ए को 0 रख दूँ तो बी की जगह कुछ भी आएगा, उसके साथ आयोटा होगा, तो वो क्या हो जाएंगे सारे, वो सारे नंबर क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी, काल्पनिक। वो सारे नंबर क्या हो जाएंगे, काल्पनिक। तो कंपाउंड नंबर में क्या आ गए, सारे इमेजिनरी भी आ गए, सारे कंपाउंड भी आ गए। अब इन दोनों को 0 रख दूँ तो मैं, तो 0 भी क्या है, कंपाउंड नंबर है। 0 भी क्या है, कंपाउंड नंबर है। देख लो, 0 इज एवरीथिंग मैन, एवरीथिंग इज 0। ठीक है। हाँ, एक चार्ट बताया जाता है वो और बता देता हूँ, और आपको आसानी भी होगी। सबसे पहले क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर। अभी नेचुरल नंबर किस में आए, होल नंबर में। तो नेचुरल नंबर और एक 0 को और मिला के क्या बन गई, होल नंबर। अभी होल नंबर और नेचुरल नंबर किसके अंदर आ गए, इंटीजर। इंटीजर को क्या किससे दर्शाते हैं, जेड से। अभी इंटीजर किस में आ गए, जो कि पी/क्यू की फॉर्म में होते हैं, रैशनल नंबर। और रैशनल का सिंबल क्या है, क्यू। रैशनल नंबर का सिंबल क्या है, क्यू। अब इससे अलग कौन से बच गए, क्यू डैश, जो कि इरेशनल नंबर है। और वो किस में आ गए सारे, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, रियल नंबर। अब इन रियल नंबर से अलग क्या बच गया, इमेजिन नंबर, जिसको किससे दर्शाते हैं, आयोटा से। अब ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, कंपाउंड नंबर। ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, कंपाउंड नंबर। इससे अलग क्या बच गए, जिनकी जरूरत है अपने को जानने की, प्राइम अभाज्य संख्याएं, कंपोजिट अभाज्य संख्याएं। और इनके लिए कोई सिंबल नहीं है। पी के लिए, प्राइम के लिए पी हम लिखना पड़ेगा कि हाँ हम प्राइम नंबर कह रहे हैं, पी को पी से दर्शा रहे हैं। लेकिन अगर कहीं पे एल लिखा मिल गया, इसका सीधा मतलब है कि नेचुरल नंबर है। जेड लिखा मिल गया, इसका मतलब है इंटीजर से है। लेकिन प्राइम नंबर के लिए कोई सिंबल दे नहीं रखा, उसको देना पड़ेगा कि हाँ प्राइम नंबर के लिए सिंबल पी दे रखा है। अभी आप लिख सकते हो बिलोंग्स टू पी, इस पी से बिलोंग करता है, मतलब प्राइम नंबर से बिलोंग करता है। और इंटीजर में क्या आ गई, इवन एंड ओड, सम और विषम संख्या। दैट इज द ऑल पार्ट ऑफ इट। ये थे सारा नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। चलो, होप यू आर डूइंग वेल एंड हमेशा स्वस्थ रहो, पानी पीते रहो।